इंटेंसिटी I1 प्लस I2 आता है या उससे अधिक आता है या उससे कम आता है, वो कैसे बदलता है ये समझेंगे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा मैंने, देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय, क्या लिखा मैंने, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब कुछ नहीं किया मैंने, y1 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू रख दी। y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा t और y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब आप साइन a प्लस b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये जो साइन ओमेगा t प्लस 5 है, इसको साइन a प्लस b के अनुसार तोड़ दीजिए और a2 से मल्टीप्लाई करते रहिएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा t पहले से उतार दिया प्लस a2 साइन ओमेगा t cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा t साइन 5। अब आप ऐसे सोचा करिए कि पहले वेव का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t है और दूसरे का y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो रिजल्टेंट में भी पहले साइन आएगा, साइन के पहले एम्पलीट्यूड आएगा और फिर उसके आगे जो भी साइन के आगे ओमेगा टी प्लस 5 या साइन ओमेगा टी ऐसा ही कुछ आएगा। तो आप बताइए, अगर आप एक एक मैथमेटिकल स्टेप ध्यान से कर रहे हैं तो जरा बताइए, लास्ट में रिजल्टेंट वेव देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिखा है, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी ये जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं ऐसा कॉमन लीजिएगा कि अंत में हमें क्या बनाना है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यानी फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सेट करना है, तो उसी अनुसार मैंने किया। बताइए मैंने क्या कॉमन ले लिया, पेज नंबर 3 पे देखिए, a1 प्लस a2 cos 5 साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया और प्लस a2 साइन 5 cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया। क्यों सर, क्योंकि साइन ओमेगा टी को साइन ए पढ़ेंगे, उसके बाद वाले को कॉस पढ़ लेंगे और फिर प्लस कास ओमेगा टी है और इसको साइन पढ़ लेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, काम बन जाएगा, राइट, बात बन जाएगी। ठीक, तो मैंने क्या मान लिया, a1 प्लस a2 cos 5 इज इक्वल टू आर cos थीटा और a2 साइन 5 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप रख दो, तो बताओ रिजल्टेंट वेव्स नहीं आ गया, आ गया ना। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाना था भाई, वेव्स का समीकरण हमने साइन के फॉर्म में लिखा था, तो पहला साइन ओमेगा टी था, दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो रिजल्टेंट भी साइन क्या आना चाहिए, ओमेगा टी प्लस थीटा। अब बाहर कैपिटल आर हो गया, तो बताओ आर निकल गया। तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर अगर है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन अब एक समस्या है, आर तो हम लोग कंसीडर किए हैं ना, देखो इक्वेशन नंबर 4 में a1 प्लस a2 cos 5 इज इक्वल टू आर cos थीटा, a2 sin 5 इज इक्वल टू आर sin थीटा। a1 a2 पता था ना, एक वेव्स था a1 एम्पलीट्यूड का, दूसरा वेव्स था a2 एम्पलीट्यूड का, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, 5। अब आर चूंकि मैंने लेट कंसीडर किया है तो आर की वैल्यू निकालते हैं a1 a2 और 5 के पदों में। तो बताओ इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं तो बताओ आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos 5 का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए लास्ट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तब बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यही ना, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब मुझे बताओ i1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर उधर लिखा था ना पहले पेज पे हम लोगों ने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos 5। अब देखो क्या पता लगा, अब मैं ये देखता हूं कि पहले वेव्स की इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर था, दूसरे वेव्स की इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर था। अब जब ये दोनों वेव्स मिले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब जरा ध्यान से देखो तो मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस और एक्स्ट्रा है कि नहीं,
मतलब जो सीधा सीधा अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 है, तो नहीं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आया वो ये आया कि I रिजल्टेंट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब बताओ, तो किसी बिंदु पर जब दोनों वेव्स मिलेंगे तो उस बिंदु पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, मैंने लिखा क्लियरली, वो किस पे डिपेंड करेगा? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। दोनों वेव्स जब उस बिंदु पर मिलेंगे तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस फाई होगा, उस बात पे निर्भर करेगा आई रिजल्टेंट का मान। ठीक है ना? क्यों? अब सब लोग जानते हो ना कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसका मान -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये जो cos फाई है, इसका सबसे कम मान -1 हो सकता है, cos फाई का मान 0 भी हो सकता है, और cos फाई का अधिकतम मान +1 भी हो सकता है। तो बताओ, ये जो आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, जब cos फाई का मान माइनस लिखोगे तो इंटेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, अगर +1 लिखोगे तो इंटेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगी। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन से दो कंडीशन नहीं निकाल सकते कि फाई के किस किस मान के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किन मानों के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी? इसलिए अब दो एक्सरसाइज फिर आगे करते हैं, और क्या करेंगे? एक मैक्सिमा के लिए डिस्कशन और एक मिनिमा के लिए, राइट? चलो, तो सबसे पहले कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो मैं अक्सर, जो मेरी आदत है, मैं फिर से वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा मैंने? we know in interference the resultant intensity is given by I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi। तो अब बताओ, मैक्सिमम होने के लिए I का मान, cos phi का मान क्या होना चाहिए? +1। अब अगर cos phi का मान +1 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, बगल में मैंने पेंसिल से लिखा हुआ, केवल देखने समझने के। तो cos phi इज इक्वल टू cos 0, तो phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n पाई, जहां पे n का मान क्या क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4। तो बताइए phi का मान फिर कितना आ जाएगा? जब n बराबर 0 तो phi का मान 0, जब n बराबर 1 तो phi का मान 2 पाई, देन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। अर्थात जिन बिंदुओं पर जब दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे तो जिन जिन बिंदुओं पर फेज डिफरेंस 0 आएगा या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यानी इवन नंबर में आएगा, उन बिंदुओं पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा, राइट? अच्छा, वेव्स में दो चीज होता है, वेव्स का फेज भी होगा तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और वेव्स रास्ता तय करेगा ना कहीं भी किसी बिंदु पर मिलने के लिए, ठीक? तो रास्ते के बीच का अंतर भी होगा, जिसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो वेव्स के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में संबंध होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो आपने कहा कि जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा वेव्स के बीच का तो मैक्सिमा बनेगा। तो हम ये सोचना चाह रहे हैं कि जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तो मैक्सिमा बनेगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा तो मैक्सिमा बनेगा, ठीक? तो मैंने फॉर्मूला जो है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है तो यहाँ पे 2n पाई रख दो, 2 पाई कट जाएगा, तो बताओ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का क्या फॉर्मूला आया? n लैम्डा, राइट? ठीक है, तो बताइए मैक्सिमा कब प्राप्त होगा? जबकि दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस जब वो किसी बिंदु पर मिलते हैं कितना हो? n लैम्डा। n की वैल्यू 0 1 2 3, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है? अब बताइए मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो a1 स्क्वायर आई मैक्स इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, है ना? क्योंकि cos फाई का मान +1 लेना है, तो आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में आता है वो i1 प्लस i2 से भी ज्यादा होता है। क्यों? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो i1 प्लस i2 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 2 a1 a2। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन
फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो याद रखना